नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं इंडियाज़ वर्ल्ड। और इंडियाज़ वर्ल्ड का ये एपिसोड इस सीज़न का आखिरी एपिसोड है, यानी 13वां एपिसोड। लेकिन बहुत जल्द हम फिर वापस आएंगे और साथ साथ इस बीच अगर कोई भी बड़ी घटना आसपास होती है हमारे पड़ोस में तो इंडियाज़ वर्ल्ड वापस आपके साथ हाजिर होगा। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो एक विश्व व्यवस्था की, नई उभरते विश्व व्यवस्था की, जिसमें 2-3 बड़े सवाल हैं। एक तो चाइनीज़ प्रीमियर शी जिनपिंग जो यूरोप के दौरे पे हैं, ख़ासतौर पे इटली, फ्रांस और मोनाको। उनके इस दौरे का वहाँ क्या मकसद है, क्या यूरोपियन यूनियन का जो नज़रिया है वो एकजुट है चाइना को लेकर, और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के जो इलेक्शंस होने हैं उसका क्या असर होगा, अमेरिका की जगह कहाँ बन रही है इस नई विश्व व्यवस्था में। ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ संजय जोशी हैं। शी जिनपिंग यूरोप में है, वो मोनाको भी जा रहे हैं, फ्रांस और इटली जाके उन्होंने अपने सिल्क रोड इनिशिएटिव या बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है उसके ऊपर इटली से दस्तखत करवा लिया है, जिसको लेकर यूरोपियन यूनियन में बहुत खुशी नहीं है, थोड़ी नाराज़गी है कि इटली ने ऐसा क्यों किया। फ्रांस वो जाएंगे पर ज़रूरी नहीं है कि फ्रांस इस पर दस्तखत कर दे। तो यूरोपियन यूनियन जो थोड़ी सी नाराज़गी दिखा रहा है, वहाँ पर चाइना से हम देखते हैं कि एंगेज करने की ख्वाहिश भी है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, लेकिन एक डर भी है कि कहीं चाइना की महत्वाकांक्षा और उनके वो उस पर हावी ना हो जाए। तो इस दौरे को, इटली जो दौरा उनका हुआ है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इटली साथ आ गया है BRI में अब? जहाँ तक यूरोपियन यूनियन का प्रश्न है, यूरोपियन यूनियन खुद इस वक्त एक बड़ी डामाडोल स्थिति में है। एक तरफ ब्रेक्सिट हो रहा है, दूसरी तरफ कुछ देश हैं जिनमें इटली है, पोलैंड है, हंगरी है, जिन्होंने EU के खिलाफ EU के अंदर ही बगावत का बिगुल बजाना शुरू कर दिया है जी। और जो यूरोप की इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है वो कई मायने में जो 2016 के पहले US में स्थिति थी, ट्रंप के आने के पहले, वही स्थिति हम यूरोप में पैदा होते आज देख रहे हैं, जिसमें फिर से एक भीड़ तंत्र का जो उदय हो रहा है और कई ऐसे नेता यूरोप में खुल कर के आगे आ रहे हैं और ललकार रहे हैं यूरोपियन यूनियन की जो बेसिक फंडामेंटल अजम्पशंस हैं कि यूरोप का इंटीग्रेशन होगा, यूरोप आगे बढ़ेगा, उस पर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जी। तो ये जो आप इटली में देख रहे हैं इस वक्त, इटली ने BRI पे साइन किया। जो सबसे बड़ी चीज़ है, इटली यूरोप में आज तक 13 देश BRI पर साइन कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि ये पहला देश है। 13 यूरोपीय देश BRI पर चीन का साथ दे चुके हैं, जिनमें पोलैंड भी शामिल है और भी कई देश शामिल हैं। लेकिन इटली पहला G7 देश है जिसने BRI पर दस्तखत किए हैं। इटली में जो इस वक्त कोलिशन चल रहा है वो एक तरह से पॉपुलिस्ट कोलिशन है, EU विरोधी कोलिशन है, और वो बड़े ज़ोर से लगा हुआ है कि आने वाले EU इलेक्शन में कैसे कोशिश करके यूरोप का नक्शा बदला जाए, जो EU का नक्शा है वो खुद ही बदला जाए। तो ब्रसल्स और जो यूरोपीय देश हैं उनके बीच में एक रस्साकशी चल रही है, काफ़ी इस वक्त ज़ोरों पर है। देखिए इसका परिणाम क्या होगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में EU का बहुत ज़्यादा स्वरूप तो नहीं बदलेगा, लेकिन EU कमज़ोर, जो ब्रसल्स है, ब्रसल्स कई मायने में कमज़ोर होगा मई इलेक्शंस के बाद। तो यूरोपियन यूनियन को लेकर कम से कम फ्रांस में मैक्रों का ये कहना है कि एक यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए चाइना को लेकर, क्योंकि चाइना उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन चाइना को लेकर एक ये डर हमेशा लगा रहता है कि उसकी जो इकोनॉमिक या उसकी जो डिप्लोमेटिक जो भी नीतियाँ हैं वो उन पर हावी ना हो जाएँ। तो यूरोपियन यूनियन का एक यूनाइटेड फ्रंट आप नहीं देखते हैं कि होने वाला है? चाइना को लेकर उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी? इटली अलग राह जा रहा है, कई देश हैं पर इटली एक बड़ा देश है जो कि अलग गया है अभी एक तरह से। मैक्रो तैयार नहीं है इसके लिए। देखिए EU का तो फ्रंट जहाँ तक मुझे लगता है यूनाइटेड रहेगा, लेकिन जो देश हैं, EU तो बड़ा एक विचित्र चिड़िया है। ब्रसल्स में एक ब्यूरोक्रेसी बैठती है, ब्रसल्स में MEP बैठते हैं, मेंबर्स ऑफ यूरोपियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, लेकिन हर देश अपने अलग अलग संधियाँ भी करते जाते हैं। और आज जो है यूरोप में हम एक नए राष्ट्रवाद का उदय देख रहे हैं, जिस तरीके के नेता आ रहे हैं। इटली के मैथियो सैल्विनी हैं जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं फार राइट के, वो जाकर के कुछ दिन पहले जब येलो वेस्ट मूवमेंट हो रहा था फ्रांस में, तो वो जाकर के फ्रांस गए, येलो वेस्ट के नेताओं से मिले जी, और लगता है कि उनको भड़का करके आए
मैक्रोन के विरुद्ध ही, तो मैक्रोन भी बड़े नाराज हुए इटली से कि हमारी जो अंदरूनी व्यवस्था है उसमें आप कैसे आकर के हस्तक्षेप कर रहे हो। तो ये जो फ्रांस के अंदर भी अगर आप पेरिस की सड़कें देखें, पेरिस की सड़कें और सूडान की जो सड़कें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जिस प्रकार के राइट्स, दंगे सूडान में हो रहे थे कुछ समय पहले, नाइल के पड़ोस के शहर में खार्तूम के दूसरी तरफ, वैसे ही आज आपको पेरिस में होते देख रहे हैं। तो यूरोप एक उथल पुथल की स्थिति से गुजर रहा है। ब्रेक्सिट भी उसी उथल पुथल का हिस्सा है जी। और जो हम हंगरी में देख रहे हैं, जो पोलैंड में देख रहे हैं, जो इटली में देख रहे हैं, यही एक उथल पुथल चल रही है, जिसमें जो यूरोपियन प्रोजेक्ट है, जो यूरोप ने बहुत ज़्यादा, कुछ देश मानते हैं कि यूरोप ने जो आर्थिक नीतियाँ अडॉप्ट की वो कई मायने में लोगों के हितों के विरुद्ध थी, और उससे यूरोप में बेरोज़गारी बढ़ी है। और उसी बेरोज़गारी के बढ़ते बढ़ते यूरोप में जो अप्रवासियों का विरोध शुरू हुआ है, जिसको लेकर के ये सारी पार्टियां, जो राइट विंग पार्टीज़ हैं या 5 स्टार पार्टी है इटली में, ये सारी बढ़ कर के आगे आई। हंगरी में ओरबान हैं जो कि काफ़ी इस वक्त असेंडेंस पर हैं। तो इनका जो उदय हो रहा है, अगर आप बेल्जियम में भी देखें, नीदरलैंड्स में भी देखें, नीदरलैंड्स में भी उट्रेक्ट का जो अभी घटना हुई 2 दिन पहले, उसके बाद जो चुनाव हुए, फिर से फार राइट पार्टीज वहाँ पर आई हैं अप्रवासियों का विरोध करते हुए। तो यूरोप एक चर्ण की व्यवस्था से जा रहा है, एक मंथन हो रहा है यूरोप के अंदर। तो यूरोप का स्वयं स्वरूप बदल रहा है। जो चीज़ें अमेरिका में ट्रंप के समय हुई थी, वो आज यूरोप में कई मायने में होती दिखाई दे रही हैं, यूरोप के अलग अलग देशों में। तो यूरोप एक तरह से यूरोपियन यूनियन का आइडिया है, उस पर प्रश्न उठ रहे हैं। जो इलेक्शंस होने वाले हैं यूरोपियन यूनियन के, उसमें कुछ बड़ा बदलाव नज़र आ सकता है। ये इलेक्शंस किस तरह महत्वपूर्ण होंगे यूरोप के भविष्य के लिए, जहाँ इतना बिखराव है? दक्षिणपंथीय पार्टी कुछ अधिक सशक्त होंगी, पूरा कब्जा तो नहीं कर पाएंगी जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, यूरोपियन पार्लियामेंट का सवाल है, लेकिन मजबूत अवश्य होंगी। और जो ये संरचना बनेगी उसके बाद जो कोalitions बनेंगे, उसमें जो EU की जो शक्ति है, एक तरीके के डिसीजन लेने की, जो एक अभी तक की डिसीजन ये लोग लेते आ रहे थे, चाहे वो ग्रीस में उन्होंने लिए हों, चाहे वो इटली के संबंध में लिए हो। इटली में सबसे ज़्यादा या ग्रीस में सबसे ज़्यादा विरोध जो EU का हुआ, वो इसी कारण से हुआ कि EU ने ऑस्टेरिटी मेजर्स उन लोगों पे लगाए थे। अधिकांश देश जो है, जो अपने नोटों को छपाई करते हैं, जो यूरोपियन देश हैं, वो अपने नोट नहीं छाप सकते, वो यूरो के अंदर आते हैं। तो उनके पास वो एबिलिटी नहीं रहती है, वो शक्ति नहीं रहती है कि वो मंदी की स्थिति में नोट छाप करके एक तरीके से उसके बाहर आ सकें, जैसे कि अमेरिका कर सकता है, जैसे कि अन्य देश कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विरोध इन देशों में ग्रीस से शुरू हुआ था, उसके बाद अब इटली में हम होता देख रहे हैं। इटली भयानक मंदी के दौर में जा रहा है। इटली क्यों जाता है चीन के पास? क्योंकि इटली इस वर्ष से मंदी में प्रवेश कर चुका है। उसकी अंदेशा है कि इस वर्ष जो उसकी ग्रोथ है वो 0.2% ही रहेगी। तो इटली की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। अगर वो सोचता है कि अगर वो चीन से इस वक्त कुछ साइन कर लेता है BRI के माध्यम से, वहाँ इन्वेस्टमेंट आते हैं, वहाँ टेलीकम्युनिकेशन में इन्वेस्टमेंट होता है, पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो उसके एक्सपोर्ट्स भी हो सकता है बढ़ें चीन को। चीन वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा, चीन को एक जगह मिल जाएगी, जड़ मिल जाएगी, जहाँ वो यूरोप में ही मैन्युफैक्चर करके EU के रूल्स के अंतर्गत ही यूरोप के अन्य देशों में माल भेज सकता है। तो ये चीन का दृष्टिकोण है और उसी में इटली को अपना फ़ायदा दिखता है। लेकिन इटली में तो चूँकि रिसेशन है, बहुत सारी वजह हैं, वो चीन के साथ जाना चाहते थे तो वो चीन के साथ गए। लेकिन अब जब फ्रांस में भी जा रहे हैं शी जिनपिंग, तो हम ये देख रहे हैं कि शी जिनपिंग यूरोप के तमाम देशों के साथ, खास करके G7 देशों के साथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सब साथ आएँ और BRI पर जो है वो कैसे फोकस रहे। फ्रांस में मैक्रोन की लीडरशिप अलग है इटली के मुकाबले, तो फ्रांस के साथ आपको क्या लगता है, किस तरह की उनकी क्या पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ हैं, क्या कोऑपरेशन हो सकता है? क्लाइमेट की बात होगी, और ये फ्रांस में तो BRI में भी साथ आएगा नहीं, तो वहाँ से क्या उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का सवाल है, यूरोप का कोई देश ऐसा नहीं है जो चीन को आज नकार सकता है। और जैसे जैसे अमेरिका पीछे हटा है और वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के बीच जो एक कंसेंसस चलाता था, उसमें फूट पड़ी है। तो यूरोप के जो अलग अलग देश हैं, वे भी चीन को सीधे तरीके से मना नहीं कर सकते जी। हम देख रहे हैं अभी 5G की बड़ी लड़ाई हुई थी अमेरिका और चीन के बीच में। यूरोप इससे थोड़ा दूर रहना चाहता है। यूरोप के देश बिल्कुल नहीं चाहते हैं
कि चीन और अमेरिका के बीच में उनको चूज़ करना पड़े। अगर वो चॉइस आती है तो यूरोप के कई देश स्पष्ट कहते हैं कि हो सकता है हमारी जो चॉइस होगी उससे अमेरिका खुश नहीं होगा, क्योंकि हम जब चूज़ करेंगे तो हम अपने हित के लिए चूज़ करेंगे। तो ये मामला बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है जी। और ये जो कशमकश चल रही है, कई बार हम ये गलती करते हैं कि जब हम देशों के बारे में बात करते हैं हम लोग उनको एक बड़ा मानव स्वरूप देते हैं कि देश के अपने हित होंगे, देश एक व्यक्ति विशेष की तरह कार्य करेगा। देश ऐसे नहीं होते। देश होते हैं विभिन्न हितों के गठबंधन। एक ही देश के अंदर कई तरह के परस्पर विरोधी हित आपस में कार्य करते रहते हैं, जैसे हम इटली में भी देख रहे हैं। इटली का जो कोलिशन है उसमें दो स्पष्ट खेमे हैं। एक चाहता है कि चीन के साथ नज़दीकियां बढ़ाई जाएं, जो कि 5 स्टार पार्टी है। दूसरा चाहता है कि अमेरिका से नज़दीकियां बढ़ाई जाएं। और ईयू दोनों में से किसी से खुश नहीं है। ना वो पार्ट ए से खुश है, 5 स्टार पार्टी से खुश है, ना एक्सट्रीम राइट पार्टी से खुश है, क्योंकि दोनों यूरो विरोधी हैं, दोनों यूरोप का विरोध करते हैं। तो किसी भी स्थिति में किसी के भी आने से यूरो सशक्त नहीं होता है जी। यूरो कमज़ोर होता है। लेकिन ये एक इलस्ट्रेशन है कि किस ढंग से देशों के अंदर भी हम लोग राष्ट्रवाद की भले ही बात करें, लेकिन राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्र को किस तरफ जाना चाहिए उस बारे में ही जब मतभेद शुरू हो जाते हैं तो कौन किस प्रकार का राष्ट्रवादी है उस पर प्रश्न उठना शुरू हो जाता है। तो यही हम यूरोप में देख रहे हैं। तो हितों में भी परस्पर विरोध रहता है। हमने फ्रांस के मामले में भी देखा। मुझे अचानक याद आ रहा है कि भारत मसूद अजहर को लेकर भारत के वो साथ रहा चीन के विरोध में। अभी शी जिनपिंग वहाँ पर हैं और उनकी आगे बातचीत हो रही है। अमेरिका की अगर बात करें तो जो हम नए विश्व व्यवस्था की संरचना एक तरह से अमेरिका ने की और जो इगैलिटेरियन व्यूज़ पे, बराबरी पे, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ पे बना हुआ था, उसमें एक तरह से लगातार कमी आती दिखाई दे रही है और एक नई विश्व व्यवस्था भी बन रही है। पर और इस विश्व व्यवस्था में अमेरिका पीछे हटता दिखाई दे रहा है। जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है वो हावी रही है और वो एक जगह खाली छोड़ती है जहां चीन दाखिल हो रहा है। तो ये नई विश्व व्यवस्था, उसमें अमेरिका की जगह, चीन की जगह, वो कैसे उभर रही है? देखिए, वास्तव में अगर आप यूरोप और अमेरिका का विरोध देखें तो यूरोप और अमेरिका का विरोध आज से शुरू नहीं हुआ है। इसका भी एक इतिहास है और कोई चीज़ अचानक किसी एक व्यक्ति के आने से नहीं होती। ऐसा नहीं कि ट्रंप के आने के बाद सब कुछ खलबली मच गई और यूरोप और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं उनमें दरार आ गई। यूरोप और अमेरिका के बीच में अभी एक पेपर पब्लिश हुआ है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने निकाला है, जिसमें उन्होंने एनालाइज किया है कि यूरोप और अमेरिका के बीच में जो एक साम्राज्यों का नियमों का साम्राज्य बनाया जा रहा था, एक रेगुलेटरी कंपटीशन के बारे में, कंपटीशन कैसे रेगुलेट होना चाहिए, किस प्रकार से मार्केट एक्सेस होना चाहिए विभिन्न देशों के अंतर्गत, उसको लेकर के जो द्वंद्व था वो कई वर्षों से चल रहा है। ये आज से शुरू नहीं हुआ है। अमेरिका का दृष्टिकोण अलग था, यूरोप का दृष्टिकोण अलग था। यूरोप का दृष्टिकोण ये हमेशा ये रहा है कि मार्केट्स थोड़े रेगुलेटेड होने चाहिए। मार्केट्स को किस तरफ जाना चाहिए वो सिर्फ जो है कंपटीशन, ओपन कंपटीशन डिसाइड नहीं कर सकता। उसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, सरकार का रोल भी बहुत ज़्यादा होता है। और दोनों अमेरिका और यूरोप अपने अपने नियमावलियाँ विश्व व्यवस्था पर इम्पोज करने में लगे हुए थे, पर दोनों की नियमावली में मौलिक मतभेद थे। तो इन्हीं के चलते जो हमने देखा कि 2017 में गूगल पर यूरोप में करीब 2.3 बिलियन का फाइन लगाया गया। उसके बाद GDPR रूल्स के आने के बाद फिर से पिछले वर्ष $5 बिलियन का फाइन लगाया गया। तो दोनों के, और अमेरिका में गूगल जिस तरह से काम करता था उसमें अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन यूरोप में आपत्ति थी। तो ये एक जो नियमों का दोनों के बीच में द्वंद्व चल रहा है और चल रहा था। यूरोप की जो नियमावलियां हैं वो कई मायने में देशों को अधिक प्रिय लगती हैं, क्योंकि अधिकांश देश चाहते हैं, अधिकांश सरकारें चाहती हैं कि हमारी सुनवाई मार्केट में हो, हम लोग इंटरफेयर कर सके मार्केट्स में। ये एक दृष्टिकोण है जो अधिकांश देशों में कायम है। तो कई मायनों में अमेरिका को लगता था कि यूरोप जो है इस रेस में उनसे शने शने आगे बढ़ता जा रहा है। यूरोपियन कंपनीज को ज़्यादा अच्छा मार्केट एक्सेस मिल सकता है और दूसरे देशों और यूरोप के संबंध यूरो के आने के बाद में अधिक प्रगाढ़ होते जाएंगे। तो ये द्वंद्व काफ़ी समय से चल रहा था। इकोनॉमिक क्राइसिस आने के बाद 2008 में ये बिल्कुल खुलकर सामने आ गया और उसी के आज आप ये परिणाम देख रहे हैं, जहाँ यूरोप और अमेरिका कई मायने में बिल्कुल दो अलग अलग खेमों में खड़े हुए हैं कई चीज़ों को लेकर के।
जैसे कि डेटा रेगुलेशन हो गया, या आप केमिकल्स के बारे में जो नियमावलियाँ हैं, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, सब चीज़ों के बारे में जो नियमावलियाँ, उसमें बहुत अधिक दोनों में अंतर है। जो ग्लोबल इकोनॉमी है पूरी, हम बार बार ये बताते रहे कि रिसेशन एक तरह से उसमें है, और अमेरिका की जो ट्रेड वॉर्स हैं वो इसको और बढ़ावा दे रही है, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर जो विश्वास रहा, जो क्रेडिबिलिटी उनकी, वो भी लगातार घटती गई है। तो ये एक नया स्वरूप सब तरफ नज़र आ रहा है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि ये एक मंथन का समय है। पुरानी व्यवस्था एक तरह से चरमरा कर टूट रही है, नई व्यवस्था ने अभी स्थान नहीं लिया है। वो नई व्यवस्था कहाँ होगी, क्या स्वरूप उसका होगा? कई देश आज खुलकर सामने बोलते हैं, रूस बोलता है खुल करके कि पश्चिमी व्यवस्था का अंत करके हमें नई व्यवस्था का स्थापना करनी है। चीन भी धीरे धीरे उसी पश्चिमी व्यवस्था की जड़ें खोदता जा रहा है, वो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में खोदता जा रहा है या अन्य किसी रूप में खोदता जाता है। तो एक नई व्यवस्था का हम आता तो देख रहे हैं, उसका रूप क्या होगा आज कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है। जी, तो मंथन का समय है, नई व्यवस्था जाग रही है या खड़ी हो रही है, पर उसका स्वरूप क्या होगा ये अभी साफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी इस बातचीत के लिए। आज के इस एपिसोड में इंडियाज़ वर्ल्ड के इतना ही समय है हमारे पास, और इस सीज़न के लिए हमारा आखिरी एपिसोड, पर हम जल्दी वापस लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।